नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त तो चला है 12 बजे की 12 बड़ी खबरों का और शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। राष्ट्रपति मुर्मू आज से 3 दिवसीय गोवा दौरे पर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि करेंगी अर्पित। विधानसभा विधायकों को संबोधित भी करेंगी। कई कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद भी की जा रही है। बड़ा अपडेट, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवा पहुंच रही हैं 3 दिवसीय दौरे पर। कई कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद द्रौपदी मुर्मू की जा रही है और वहां पहुंचकर विधायकों को संबोधित भी करते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय दौरे पर गोवा रहेंगी। शहीद स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित करेंगी, साथ ही विधानसभा विधायकों को संबोधित करती हुई नजर आएंगी। कई कार्यक्रमों में भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। बड़ा अपडेट, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय गोवा दौरे पर पहुंच रही हैं। शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ विधानसभा विधायकों को भी संबोधित करेंगी और कई कार्यक्रमों में भी इन 3 दिनों में भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ा अपडेट, जहां द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिनों के लिए गोवा पहुंच रही है। विधानसभा विधायकों को संबोधित करेंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी। सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। बड़ा अपडेट, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। जनता दरबार में दूर दूर से लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक की फरियाद सुनी और जल्द से जल्द उनके निस्तारण के निर्देश भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते हुए नजर आए। गोरखपुर की तस्वीरें, जहां गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया था। दूर दूर से फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे थे। सबकी एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिकायत सुनी और अधिकारियों को जल्द ही निस्तारण के निर्देश भी दिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। दूर दूर से अपनी शिकायतें और फरियाद लेकर पहुंचे थे लोग। सीएम ने एक एक करके सभी की फरियाद सुनी, शिकायत सुनी और जल्द से जल्द अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश भी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते रहते हैं। ऐसे में दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री के पास। तो वहीं मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जल्द से जल्द अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश भी देते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर जनता दरबार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया। दूर दराज से फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे थे। दूर दूर से फरियाद लेकर फरियादी पहुंचे थे और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबकी एक एक करके शिकायतें सुनी और अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। योगी की कैबिनेट महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे होगी। योगी कैबिनेट की बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक होनी है। बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। बड़ा अपडेट, जहां शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक होगी और इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। 20 महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे होंगे जिन पर इस बैठक में चर्चा होनी है। बड़ा अपडेट, जहां योगी की कैबिनेट महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे के करीब ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर यह बैठक होनी है। इस बैठक में 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। ऐसे में ये बैठक बेहद अहम हो जाती है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में हर पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, योगी कैबिनेट की बैठक है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक आज शाम 4 बजे होगी। उनके सरकारी आवास पर 5 कालिदास मार्ग की बैठक आयोजित की गई है। इसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव है जिस पर मोहर लगाएगी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है बिजनौर में टाइगर रिजर्व का फैसला, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आपको दर्शकों को बता दें कि उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का थोड़ा हिस्सा बिजनौर जिले में लगता था, जिसको अब उत्तर प्रदेश का वन विभाग अलग से टाइगर रिजर्व में संरक्षित करेगा। तो धामपुर में अब टाइगर रिजर्व का एक जिम कॉर्बेट की तरीके से एक बनेगा और यहाँ भी टाइगर रिजर्व के रूप में अब संरक्षित किए जाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के अलावा करतनिया घाट और दुधवा नेशनल पार्क के संगठन काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है और आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना होगी। 6 डेयरी प्लांटों का संचालन, पट्टे देने की हो सकता है फैसला।
सरकारी क्षेत्र में जो 6 डेयरी प्लांट है उनको निजी क्षेत्र में देने का फैसला सरकार कर सकती है। जब अखिलेश सरकार थी ये जो प्रस्ताव है इसको लेकर अखिलेश सरकार ने सदन में इसका पहले भी विरोध कर चुकी है कि इसका निजीकरण न किया जाए, और अब ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है। सरकार ये अपना फैसला ले सकती है। इसमें अखिलेश यादव ने कैबिनेट में कहा, जब विधानसभा चल रही थी तो इसको लेकर नाराजगी जताई थी और कहा था कि इसको न किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो है यूपी में बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री पर और अयोध्या में सड़कों के चौड़ीकरण को मिलेगी मंजूरी। राम जन्मभूमि मंदिर पर और राम मंदिर के निर्माण को लेकर अयोध्या में बढ़ती भीड़ को देखते हुए तो अनेक सड़कों का चौड़ा करना अब आवश्यक हो गया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार अब इनको लेकर महत्वपूर्ण फैसला लेगी। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, योगी कैबिनेट बैठक में कौन कौन शामिल होने जा रहा है? देखिए, आपको बता दें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे और दोनों मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। तो आज शाम 5 बजे के करीब ये बैठक होगी। 5 बजे के करीब ये बैठक की शुरुआत होगी और आज कई 20 से अधिक प्रस्ताव हैं जिसपे मुहर लग जाएगी। और इसमें यूपी के लिए और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से चुनाव 2024 ध्यान ऐसे प्रस्ताव जिसपे मुहर लगेगी, यूपी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करेगी जो वादे किए गए तो उसको पूरे कर लिया जाए। तो उसी के तहत इसमें भी ये झलक दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है ये टाइगर रिजर्व को लेकर और बाघों की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी। और एक चीज सबसे जो अखिलेश यादव लगातार जिसको निजीकरण का विरोध कर रहे हैं उस पर भी आज जब कैबिनेट में प्रस्ताव पे मुहर लग जाएगी तो वो भी जो डेयरी प्लांट है वो अब निजीकरण की ओर चले जाएंगे। और अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र जो बन रही है सरकार उसमें लेकर किसानों को लेकर काफी कुछ है। किसानों के जो दाम है उनके आलू के वो उनको ज्यादा मिलेंगे और किसानों के बारे में भी सरकार सोच रही है। और किसान ये यूपी सरकार है वो हमेशा किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं लाती हैं और जिससे किसानों को ज्यादा फायदा हो, जमीनी रूप से फायदा हो। लगातार चाहे उनके जो बड़े नेता हैं वो लगातार ये कहते हैं कि हम ये कोशिश करते हैं कि जो बिचौलिया बीच में ना आए और किसानों को खुद ज्यादा फायदा हो। तो इसके तहत ये जो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का स्थापना की जा रही है ये काफी महत्वपूर्ण है। तो काफी चीजें हैं। अब योगी कैबिनेट ने शाम 5 बजे तक सब जब बैठक होगी उसमें जब प्रस्ताव उस पर मुहर लग जाएगी। बिल्कुल सिद्धार्थ, 20 प्रस्ताव है, ऐसे बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है बैठक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को जारी किया था नोटिस। सिसोदिया ने खर्चों के लिए रुपए निकालने की मांग की थी। मनीष ने पत्नी के खराब तबीयत और इलाज का हवाला भी दिया था। तो बड़ा अपडेट, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया था। सिसोदिया ने खर्चों के लिए रुपए निकालने की मांग की अनुमति मांगी थी और ऐसे में मनीष सिसोदिया ने पत्नी की खराब तबीयत के इलाज का भी हवाला दिया था। और आज इसी के तहत मनीष सिसोदिया मामले में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दिया था और ऐसे में सिसोदिया ने खर्चों के लिए रुपए निकालने की अनुमति मांगी थी। मनीष ने पत्नी की खराब तबीयत और इलाज का हवाला दिया था और उसी के लिए मनीष सिसोदिया लगातार रुपए मांगने की अनुमति ले रहे थे। मनीष सिसोदिया मामले में आज इसी को लेकर सुनवाई होनी है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अवनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनेंद्र, दोनों पक्षों से क्या क्या दलीलें सामने रखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से कहा जाए दिल्ली के जो पूर्व में रहे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जिनके आज जो है कोर्ट में पेशी है और सुनवाई है याचिका पर। लगातार उनके जो वकील हैं अभिषेक अभिमन्यु लगातार उनकी तरफ से वो दलीलें पेश करते नजर आए। जबकि पिछली बार भी मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से उनके वाइफ को बीमार को लेकर के पैसे को निकालने को लेकर के हवाला दिया गया था। हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी थी, उसके बाद भी खारिज कर दी थी, लेकिन उन्हें कुछ जो थी छूट दे दी गई थी तमाम तरीके से। इस तरीके से लगातार जबकि काफी लंबे समय से शराब नीति में जो है आबकारी नीति में जो है मनीष सिसोदिया को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था काफी लंबे समय से। जबकि हिरासत में आप देखने वाली बात होगी आज किस तरीके से जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु किस तरीके की दलीलें पेश करते हैं और ईडी की तरफ से किस तरीके की दलीलें पेश की जाती हैं। क्या मनीष सिसोदिया को आज राहत मिलती है या फिर लगातार जिस तरीके से उनकी मुश्किलें बढ़ती आ रही पिछले लंबे समय से आज भी उन्हें जो है याचिका उनके खारिज होती नजर आती है। बिल्कुल अवनेंद्र, अगर पिछली सुनवाई की बात की जाए तो पिछली सुनवाई में मनीष सिसोदिया ने कहा था कि उन्हें खर्च के लिए पैसे चाहिए क्योंकि उनकी पत्नी बीमार है। तो इस बार क्या लगता है उनकी सुनवाई होगी इस मामले को लेकर?
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री अगर इस तरीके की बात करते हैं कि खर्च के लिए पैसे चाहिए और जिस तरीके से जिन धाराओं में उन्हें अंदर किया गया दिल्ली शराब नीति 2021-22 में, तो उसमें तमाम करोड़ों रुपए के घोटाले में जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम था। उसके बाद ईडी ने पूछताछ की और उन्हें हिरासत में लिया गया। लगभग 40 फोनों का उन्होंने यूज किया था, उसमें से 17 फोन तोड़ के फेंक दिए गए थे। अच्छा, तमाम जो व्यापारी थे बड़े बड़े, उन्हें बताया गया था कि जो दिल्ली सरकार थी उसका कमीशन कम करके व्यापारियों का कमीशन बढ़ा दिया गया। तो तमाम जो ईडी है उसकी तरफ से इस तरीके के जो है तमाम तरीके की बातें कही गई थी और उसके बाद जो है मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया, कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो जो ईडी है उसकी तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया को किसी तरीके से जमानत दे दी जाती तो जो और गवाह हैं जिनसे पूछताछ ईडी कर रही लगातार, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो उन्हें धमकाया जा सकता है और आगे जो है कार्रवाई में बाधा पड़ सकती है। तो इस तरीके से लगातार जो ईडी है उसकी तरफ से तमाम तरीके की दलीलें पेश की जा रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कोर्ट किस तरीके से फैसला सुनाता है। बिल्कुल, हमने कितने बजे सुनवाई होनी है? ये कोर्ट में देखिए जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो 2 बजे पहुंचेंगे अपनी कोर्ट में और उसके बाद उनकी पेशी होगी और 2 बजे से ये सुनवाई शुरू हो जाएगी। जी चलिए, ठीक है अभिनेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। राहुल गांधी लेह में सेना के रिटायर्ड अफसरों से मिले, तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बड़ा अपडेट, राहुल गांधी ने बाजार में सब्जियां भी खरीदी। तो राहुल गांधी लेह में हैं और 25 अगस्त तक वो लेह में रहेंगे। तिरंगा उन्होंने फहराया, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। राहुल गांधी वहां बाइक राइडिंग भी करते हुए नजर आए, साथ ही साथ वहां के जो बच्चे थे उनसे उन्होंने मुलाकात की। तो राहुल गांधी लेह में सेना के रिटायर्ड अफसरों से भी मिले, तिरंगा फहराया, भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बता दें कि राहुल गांधी 25 अगस्त तक लेह लद्दाख में हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने बाजार में सब्जियां भी खरीदी। राहुल गांधी वहां सबसे मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। सेना के रिटायर्ड अफसरों के साथ भी वो मुलाकात करते हुए नजर आए, तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। साथ ही साथ राहुल गांधी कई आरोप भी चीन को लेकर पहले लगा चुके हैं। 25 अगस्त तक राहुल गांधी लेह लद्दाख में रहेंगे। राहुल गांधी लेह के सेना के रिटायर्ड अफसरों के साथ भी मिलते हुए नजर आए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की आज बैठक होनी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सपा कार्यालय के बाहर अल्पसंख्यक सभा ने बोर्ड लगाया है। सपा कार्यालय के बाहर नाम उसका रखा गया है मुलायम नगर। तो बड़ा अपडेट, सपा कार्यालय के बाहर अल्पसंख्यक सभा ने बोर्ड लगाया और उसका नाम मुलायम नगर रखा गया है। तो बड़ा अपडेट, जहां सपा कार्यालय के बाहर लोग इकट्ठा हुए हैं। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की आज बैठक होनी है और इसकी अध्यक्षता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। बैठक की अध्यक्षता, साथ ही साथ सपा कार्यालय के बाहर अल्पसंख्यक सभा ने बोर्ड भी लगाया है और बोर्ड पर मुलायम नगर नाम लिखा है। सपा कार्यालय के बाहर इस तरह का बोर्ड लगाया गया। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा की आज बैठक होनी है और इसकी अध्यक्षता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। सपा कार्यालय के बाहर अल्पसंख्यक सभा ने बोर्ड लगाया है और बोर्ड पर मुलायम नगर नाम लिखा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, 23 अगस्त को बीएसपी सुप्रीमो मायावती बैठक बुलाएंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह अहम बैठक की जाएगी। मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे। बूथ गठन को लेकर बैठक में चर्चा होनी है। तो बड़ा अपडेट, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक, मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ बूथ गठन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ा अपडेट, 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे लेकर 23 अगस्त को सुप्रीमो मायावती बैठक करेंगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बैठक होगी। मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है और खासकर बूथ गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। तो बड़ा अपडेट, जहां मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ बूथ गठन को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में होगी। 23 अगस्त को ये बैठक होनी है। बड़ा अपडेट, जहां 23 अगस्त को बीएसपी सुप्रीमो मायावती बैठक बुलाएंगी। लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर यह अहम बैठक की जाएगी और इसमें मुख्य जोन इंचार्ज जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। साथ ही साथ बूथ गठन को लेकर इस बैठक में चर्चा होनी है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीमा हैदर के बाद अब सोनिया अख्तर पहुंची नोएडा। बांग्लादेश की सोनिया 1 साल के बच्चे को लेकर पहुंच गई है। नोएडा के युवक से 3 साल पहले
शादी की थी सोनिया अख्तर ने, महिला सेंटर में पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को रखा है। तो सीमा हैदर के बाद अब एक और सोनिया अख्तर नोएडा पहुंची हैं। महिला सेंटर में पुलिस ने फिलहाल उन्हें बांग्लादेशी महिला को रखा गया है। 1 साल पहले नोएडा के युवक से उसने शादी की थी। सीमा हैदर के बाद अब सोनिया अख्तर नोएडा पहुंच गई हैं। बांग्लादेश की सोनिया 1 साल के बच्चे को लेकर नोएडा पहुंची है। फिलहाल बांग्लादेश के सेंटर में उन्हें रखा गया है। नोएडा के युवक से 3 साल पहले उन्होंने शादी की थी। महिला सेंटर में पुलिस ने सोनिया अख्तर को अभी रखा हुआ है। तो बड़ा अपडेट, सीमा हैदर के बाद अब सोनिया अख्तर नोएडा पहुंची है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए। हरिशंकर, सीमा हैदर के बाद अब सोनिया अख्तर भी नोएडा पहुंच गई हैं। ये बिल्कुल पूनम, आपको बता दूं कि ये शादी का एक मामला है और ये महिला है जो बांग्लादेश की रहने वाली है, बांग्लादेश के ढाका शहर की। और ये सोमवार को नोएडा पहुंची थी। नोएडा पहुंचने के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उन्होंने इसको हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। फिलहाल इस महिला से पूछताछ में जानकारी प्राप्त ये हुई है कि 3 साल पहले इसने किसी सौरभ कांत तिवारी नामक व्यक्ति से शादी की थी, निकाह किया था अपने बांग्लादेश में ही। और उसके बाद, शादी के बाद, वो जो व्यक्ति है सौरभ कांत तिवारी, वो वापस भारत आ गया था। उसके बाद से 3 साल तक ये बांग्लादेश नहीं गया, जिसको खोजते हुए यह औरत जो है सोनिया अख्तर भारत आई। भारत के में आने के बाद ये नोएडा पहुंची। किसी तरीके से नोएडा पहुंचने के बाद इसने अपने पति के तलाश को लेकर के ये पुलिस की गिरफ्त में आई, पुलिस की हिरासत में आई। और अब इसकी जो पूछताछ करने के बाद जो है, इससे उसके मूल देश की जो पेपर है वो देखे गए हैं, जिसमें इसके पास से वीजा मिला है, पासपोर्ट मिला है और वहां का निवास का जो प्रमाण पत्र होता है, पहचान पत्र होता है, वो भी मिला है। फिलहाल जो इसकी जांच है नोएडा की एसीपी, महिला सुरक्षा विंग की एसीपी, वो कर रही है। और इसके साथ 1 साल का इसका जो बेटा है वो साथ में है। और जांच का सबसे बड़ा विषय ये है कि जिस पति की तलाश में ये भारत आई है, उसको ना तो उसके घर का पता है, ना ही वो कहाँ रहता है, इसका कोई भी जानकारी इसके पास अभी तक नहीं है, जो कि पुलिस अभी इसकी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है हरी? जी, पुलिस द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, उन्होंने इसके बारे में बताया कि अब ये जांच का विषय है, क्योंकि सौरभ कांत ये कहाँ रहता है, कहाँ पर होगा इस वक्त, इसकी कोई जानकारी अभी तक इनको नहीं है। बिल्कुल हरिशंकर, कितने दिनों पहले ये महिला बांग्लादेश से नोएडा पहुंची है? जी पूनम जी, ये सोमवार को जो है नोएडा पहुंची है भारत में आने के बाद। और नोएडा जैसे ही पहुंची है, लोकल इनपुट जो होती है, इंटेलिजेंस होती है, उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि किसी तरीके की जो महिला है, बांग्लादेशी महिला, वो यहाँ पहुंची है और उसको कहीं से पड़ताल में यहाँ पर लेके आए कमिश्नर ऑफिस के बाद जो है इसको एसीपी सेल जो है, जो महिला देखती है, वो इसकी जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिशंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद से बीजेपी नेता की हत्या का मामला। बीजेपी नेता अनुज चौधरी की हत्या में वांटेड 3 सुपारी किलर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में 3 आरोपी घायल हो गए हैं। तो बड़ा अपडेट, मुरादाबाद में बीजेपी नेता अनुज चौधरी की हत्या से जुड़ा ये मामला। हत्या में वांटेड 3 सुपारी किलर के साथ पुलिस की मुठभेड़, पुलिस की फायरिंग में 3 आरोपी घायल हो गए हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता अनुज चौधरी की सरेराह हत्या कर दी गई थी। 3 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और दिन दहाड़े गोली चलाकर अनुज चौधरी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसी के चलते पुलिस की फायरिंग में ये 3 सुपारी किलर घायल हो गए। मुरादाबाद से बीजेपी नेता की हत्या का ये पूरा मामला, जहां बीजेपी नेता अनुज चौधरी की हत्या हुई थी, उसके बाद पुलिस की मुठभेड़ उन 3 सुपारी किलर के साथ हुई, जिसमें 3 सुपारी किलर घायल हो बताए जा रहे हैं। मुरादाबाद से बीजेपी नेता की हत्या का मामला। कुछ दिन पहले ही बीजेपी नेता को सरेराह गोली मार दी गई थी। 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसी के चलते पुलिस की फायरिंग में 3 आरोपी घायल हो गए हैं। पुलिस और 3 सुपारी किलर के बीच मुठभेड़ हुई। मुरादाबाद से बीजेपी नेता की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला। बीजेपी नेता अनुज चौधरी की हत्या से जुड़ा अपडेट, बड़ा अपडेट, जहां हत्या में वांटेड 3 सुपारी किलर के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 सुपारी किलर घायल हो गए।
एक और बड़ी खबर, आगरा में शराबियों ने कैंटीन में जमकर मचाया उत्पाद। नशे में धुत होकर कैंटीन संचालक से मारपीट करते हुए नजर आए। रुपए के लेन देन को लेकर ये विवाद हुआ। मारपीट में कैंटीन संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। आगरा की तस्वीरें जहां नशे में धुत होकर कैंटीन संचालक से मारपीट देखिए किस तरह की जा रही है। रुपए के लेन देन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ। मारपीट में कैंटीन संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। तस्वीरें आगरा की जहां शराबियों ने कैंटीन में जमकर उत्पात मचाते हुए नजर आए। नशे में धुत होकर कैंटीन संचालक को भी मारा। रुपए के लेन देन को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद देखिए किस तरह से कैंटीन संचालक के साथ मारपीट करते हुए ये नशे में धुत लोग नजर आ रहे हैं और ऐसे में कैंटीन संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां शराबियों ने कैंटीन में जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ की महिला के साथ दुष्कर्म। दिल्ली में दुष्कर्म का मामला आया सामने। पीड़िता ने बेचने का भी आरोप लगाया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ की ये महिला जिसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। दिल्ली में दुष्कर्म का ये मामला। पीड़िता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद उसे बेचने का भी आरोप लगाया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। लखनऊ की महिला के साथ दुष्कर्म। दिल्ली में लखनऊ की महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसे बेचने का भी आरोप लगाया जा रहा है। पीड़िता ने बेचने का भी आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लखनऊ की महिला जो दिल्ली पहुंची थी, दिल्ली में महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और इतना ही नहीं, महिला ने खुद को बेचने का भी आरोप लगाया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चेन्नई में बिरयानी को लेकर बड़ा विवाद। झगड़े में एक शख्स की हत्या का मामला। 3 लोगों ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी। बिरयानी खाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। चेन्नई में बिरयानी खाने को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक शख्स की हत्या कर दी गई। 3 लोगों ने मिलकर एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी। बिरयानी खाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। मामला चेन्नई का बताया जा रहा है, जहां बिरयानी को लेकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। चेन्नई में बिरयानी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। झगड़े में एक शख्स की हत्या का मामला, जहां 3 लोगों ने मिलकर एक शख्स की हत्या कर दी और ये पूरा विवाद बिरयानी खाने को लेकर शुरू हुआ था, जिसमें एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।